गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जैसे कि फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। स्टार्ट करेंगे हम लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। लॉज ऑफ मोशन जो है न्यूटन ने दिए थे। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के लॉज टोटल 3 दिए थे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ फैक्ट समझाए थे जो आप अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो। उसमें से जो लॉज ऑफ मोशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइप्स जो रहेंगे उसे हम कहेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ न्यूटन ने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो हमेशा रेस्ट कंडीशन में रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो लगातार मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड ना किया जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो, जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देती। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करवा दे। तो वो जो ऑब्जेक्ट की इंटरनल प्रॉपर्टी है वो कहलाती है इनर्शिया। इनर्शिया के कई सारे एग्जाम्पल देखे, इनर्शिया के टाइप देखे। तो उसी इनर्शिया बेस्ड न्यूटन ने अपना कंसेप्ट दिया कि बॉडी की जो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट चेंज होने का अपोज करती है वो तो इनर्शिया कहलाती है, लेकिन अगर बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उस पर फोर्स ना लगा दे। ये कंसेप्ट कहलाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसीलिए ये बिल्कुल इनर्शिया से रिलेटेड है। भाई हमने कहा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक एक्सटर्नल फोर्स कोई ना लग जाए तब तक। तो ऑब्जेक्ट की ये इंटरनल प्रॉपर्टी तो इनर्शिया कहला रही है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है अपनी पोजीशन चेंज ना करने का विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम कहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसीलिए इनर्शिया, इसमें हम इनर्शिया के बारे में पढ़ लेते हैं, इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल लॉ था। इस पे अपने कई सारे कंसेप्ट जो इनर्शिया में एग्जांपल देखे कि आप बस में बैठे हैं, अचानक ड्राइवर गाड़ी रोक देता है तो आपकी बॉडी आगे की तरफ चले जाती है। ये सारे जो इनर्शिया में आपने एग्जांपल देखे वही सारे एग्जांपल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हैं। तो इनर्शिया पे हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, एग्जैक्टली सेम थी वो सभी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसे समझने के लिए पहले आप मोमेंटम को समझिए। मोमेंटम का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसकी कुछ वेलोसिटी ज़रूर होगी। मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रही है वो v है, और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है m। तो मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मोमेंटम टर्म की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो आपने देखा होगा, आपने किसी भारी इंसान को दौड़ाया और किसी हल्के इंसान को दौड़ाया, और दोनों में आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते कि भारी वाला थोड़ा धीरे दौड़ेगा और तेज़ वाला, हल्का वाला थोड़ा तेज़ दौड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि भारी वाला मतलब उसका वेट ज़्यादा है और हल्का वाला मतलब वेट कम है। और स्पीड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब दो ऑब्जेक्ट की स्पीड की बात की जाती है या दो ऑब्जेक्ट पर किसी फोर्स लगाने की बात की जाती है, तो दोनों पे जब इक्वल फोर्स लगाते हैं तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट या दोनों की वेलोसिटी एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन 2 फैक्टर ऐसे होते हैं जो फोर्स लगाने पर उस ऑब्जेक्ट में जो मोशन आती है, मतलब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने फोर्स लगाया और ये मोशन में आ चुकी है, मतलब ये गति कर रही है,
तो इसमें दो चीज़ें काम करेगी ना, एक तो इसका मास कितना है। अब मान लीजिए आपको पता है कि फोर्स लगाया और आपने क्या करा, फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई, तो आप समझ गए कि भाई फोर्स लगाया और वो चलना शुरू कर दिया। पर आप उसकी जगह कोई बहुत भारी चीज़ पे फोर्स लगाइए या घर की दीवारों पर फोर्स लगाइए। आपने एक टेबल पे फोर्स लगाया और टेबल ने मोशन कर लिया, क्योंकि वो फोर्स उस टेबल पे लगाने के बाद वो आसानी से मूव हो गई, टेबल खसक गई, या आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, चेयर पर लगा दिया टेबल की जगह, या किसी बुक पर एक हल्का सा फोर्स लगाया और बुक मूव करना शुरू हो गई। अब जितना फोर्स आपने टेबल पे लगाया था उतना ही फोर्स आप दीवार पर लगाइए, तो दीवार क्यों नहीं खसकी। या दीवार से अच्छा कोई बड़ी चीज़ ले लीजिए, ट्रक, जैसे आप कोई छोटे से 2 व्हीलर पर जो फोर्स लगाएंगे धक्का लगाने के लिए, उतना ही फोर्स आप ट्रक पर लगाइए। क्या ट्रक खसक सकता है अपनी जगह से? नहीं। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि भले ही आप इक्वल फोर्स लगाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होने के कारण उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। आप बहुत हल्की चीज़ है, फिर से मैं समझा रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट बहुत हल्की है और एक ऑब्जेक्ट थोड़ी सी भारी है। ठीक है, आपने इस पर फोर्स जो लगाया उतना ही फोर्स इस पर लगाया, लेकिन ये हल्की थी तो ये बहुत तेजी से मूव करने लगी, और ये थोड़ी सी भारी थी तो ये इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी। यानी कि अगर हम एक जैसा फोर्स लगा भी दे किसी ऑब्जेक्ट पर, तो उसके मास अलग अलग होने के कारण उनकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है। तो मास और वेलोसिटी का डिफरेंस जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है? मोमेंटम। उसे हम किसकी हेल्प से समझेंगे? मोमेंटम की हेल्प से। फिर से बता रही हूँ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर इक्वल फोर्स लगाते हैं, उसके बावजूद भी उनके मास अलग होने के कारण उनकी वेलोसिटी अलग हो जाती है, और इस तरह मास के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जिनकी भी जो रहती है, उस दोनों के रिलेशन को हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम, अब सेकंड लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर मैं जितना फोर्स लगाता जाऊंगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब उस ऑब्जेक्ट का जो पहले मोमेंटम था और उस ऑब्जेक्ट का जो बाद में मोमेंटम था उसके। इसे समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m था, वो अभी u वेलोसिटी से जा रही थी। ये एक बॉल है, इसको अपने किक मारी, ये अपनी एक स्पीड से जा रही है जिसकी वेलोसिटी है u। ठीक है, तो अभी शुरुआत में इसका मोमेंटम क्या होगा? p1 इक्वल टू इसका मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम था मास इंटू वेलोसिटी। लेकिन ये जैसे जा रही थी कंटिन्यूसली, अचानक से मैंने इस पर एक किक लगा दी तेजी से, तो इसका मास चेंज थोड़ी होगा। मतलब अगर वो जितना भी उसका मास होगा वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग गया। एक्सटर्नल फोर्स लगने से इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम चेंज हो जाएगा, p2 इक्वल टू m इंटू v। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज होना यानी मोमेंटम का चेंज होना कैसे होना समझ लीजिए। ये 5 किलो की एक बॉल है और इसकी शुरुआत वेलोसिटी जो थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, एक फोर्स लगा दिया, हमने कहा एक्सटर्नल फोर्स आया है, यह वही फोर्स है जो ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड किया जाता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मोमेंटम को चेंज करवाने के। तो कैसे? फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट तो फोर्स लगाने से 5 किलो की रहेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो 5 से कितनी हो गई? मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10 सेकेंड हो गई। ठीक है, अब आप पहली वाली का मोमेंटम निकालिए, p1 क्या होगा? 5 इंटू 5 25, और दूसरी वाली का 5 इंटू 10 50। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट क्या होगी? m है तो किलोग्राम, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी हम केवल मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए p1 जो है वो पहले 25 था, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने से 50 हो गया, यानी कि मास भले ही सेम हो ऑब्जेक्ट का, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है।
और अगर वेलोसिटी चेंज हुई है दैट मीन्स क्या चेंज हुआ है, पूरा मोमेंटम, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई फैक्टर जो है मास तो सेम ही है दोनों में 5 पर वेलोसिटी चेंज होने से पूरे मोमेंटम की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, इस छोटी सी चीज़ से हमें ये समझ में आया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी चेंज होती है दैट मीन्स उसका पूरा मोमेंटम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, अब आप इस पे आपने जितना ज़्यादा फोर्स लगाया उतनी इसकी वेलोसिटी में चेंज आया। तो जो फोर्स लगाया था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, अब और फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, यानी पहले मोमेंटम mv माइनस mu। ठीक है, और जितना टाइम में हुआ, टाइम मैटर करता है क्योंकि आप जो फोर्स लगा रहे हो तो जब आपने फोर्स लगाने से पहले से लेकर जैसे ही फोर्स लगाया और जब उसका वेलोसिटी चेंज हुई या उसका मोमेंटम चेंज हुआ तब का वो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। तो f जितने टाइम में हुआ उसको हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो t टाइम में इसका मोमेंटम जो था वो ज़्यादा था, 50 था, और इसका पहले कम था। तो जो भी डिफरेंस आया किस में, टी टाइम के अंदर इसके मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, mv माइनस mu, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, क्योंकि आप इस पर एक बार और फोर्स लगाएंगे तो फिर तीसरी बार इसकी वेलोसिटी और चेंज हो जाएगी और मोमेंटम फिर से चेंज हो जाएगा। तो आप जब जब फोर्स लगाते जाएंगे उसका मोमेंटम चेंज होता रहेगा। इसलिए सेकेंड जो लॉ है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए कि जो F है ये m है, तो यहाँ से m कॉमन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जो m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू बचेगा अपॉन t। अब v माइनस यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इसको हम चेंज इन वेलोसिटी समझेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे हमने सेकंड लॉ से एक मैथमेटिकल फॉर्म यही प्रूफ किया। तो आपको जब सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आपको ये लिखना है, द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी ऑन एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। और उसका मैथमेटिक फॉर्म अगर पूछे कि सेकेंड लॉ क्या होता है तो आप बोलेंगे F इक्वल टू ma। ठीक है, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए किसी ऑब्जेक्ट का मास आपको पता है, अगर वो मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन पता है, तो आपको ये आप आसानी से पता कर सकते हो कि उस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया गया है। ऐसा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि अगर मैंने कहा कि कोई बॉडी है जिसका वेट 2 kg है और जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से एक्सेलरेट हो रही है, तो बताइए उस पर कितना फोर्स लगाया गया है। तो आप सीधा सीधा दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 20 न्यूटन का फोर्स उस पर लगाया गया है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ था। अब हम थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ क्या होता है, बहुत सिंपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ये बोलता है कि किसी भी बॉडी पर जो भी आप एक्शन करते हो उसकी इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। 9th में भी आपने पढ़ा है, लेकिन फिर से मैं याद दिला देती हूँ कि आप नॉर्मली दीवार पर बहुत धीरे से मारिए अपने हाथ को, तो जितना स्लो मारेंगे आपके हाथ को भी उतना ही स्लो लगेगी। लेकिन आप जैसे ही तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ताकत से मारते हो तो आपके हाथ पे वैसे के वैसे ही चोट लगेगी। ठीक है, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो फोर्स आप उस वॉल पर अप्लाई कर रहे हो एट अ टाइम, इंस्टेंटेनियस कंडीशन है ये, एट अ टाइम दीवार भी आप पर एक अपोजिट फोर्स लगा रही है। अब जितना फोर्स आपने अपने हाथ से इस वॉल पर लगाया था, इस वॉल ने सेम फोर्स आपके हाथ पर लगाया। अब ये तो है निर्जीव वस्तु, इसलिए फोर्स लगाएंगे तो इसे नहीं लगेगी, पर आप जितनी ताकत से इसको मारोगे उतनी ही इक्वल और अपोजिट, इक्वल मतलब उतना के उतना ही फोर्स आपको लगाएगी, और अपोजिट का मतलब है आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो या आप फिर उल्टा लगाएंगी। ठीक है, तो जो फोर्स आप लगाते हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है, तो ये तो कहलाएगी एक्शन। ठीक है,
और दूसरी ऑब्जेक्ट जिस टाइम पर, मान लीजिए 2 बॉल है, नॉर्मली मार्बल वगैरह खेलते हो तो देखा होगा पहली वाली दूसरे से टकराती है, तो दूसरी वाली उसी टाइम पर पहली वाली को क्या करती है, एक फोर्स लगाती है। तो यहाँ पर ये एक्शन कहलाता है, जो पहली वाली इस पर लगा रही है और दूसरी वाली उसी टाइम पर इस पर एक अपोजिट फोर्स लगाएगी और उतना ही लगाएगी, ठीक है, तो वो कहलाता है रिएक्शन। अब मान लीजिए 2 बॉल है ए और बी, तो पहली वाली जो इस पर फोर्स लगा रही है उस फोर्स को मान लिया FA, और दूसरी वाली जब इसने इस पर लगाया तो एट अ टाइम इसका फोर्स भी इस पर लगा, तो वो रहेगा FB। तो हम यहाँ स्टेटमेंट वाइज ये लिख सकते हैं कि FA बराबर है FB के, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाती है, दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शन क्या होगी दोनों की अपोजिट, तो एक के आगे क्या लगेगा, माइनस। तो FA FB के बराबर जरूर है, लेकिन माइनस क्यों लगाया, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये थर्ड लॉ है, ठीक है। थर्ड लॉ में आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता ही होंगे, जैसे कि आप कोई पर्सन है, ठीक है, और ये एक वॉल वाला कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर एक पर्सन है जो घोड़े पर बैठता है, या घोड़ा गाड़ी जब घोड़ा चलना शुरू करता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे की तरफ धकेलता है, ताकि जैसे ही वो, जिस तरह से वो फोर्स अब पीछे की तरफ लगा रहा है, फर्श पे अपने पैरों को, कदमों को ऐसे पीछे की तरफ धकेलता हुआ आता है, ठीक है। तो जैसे ही वो फोर्स नीचे फ्लोर पर लगाता है, उसका एक अपोजिट फोर्स उसको मिलता है, जिसके कारण उसकी स्पीड फास्ट बनती है, और उसे कार्ट को उठाकर स्टार्ट करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो उसे इस अपोजिट फोर्स से मिलती है। तो यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होता है। ऐसा ही आपने जब आप नॉर्मली रोड पर वॉक करते हैं तब भी देखा होगा कि आपको जब भागना होता है, दौड़ना होता है, आसानी से दौड़ लेते हैं। उसका कारण ये है कि जब आप वॉक कर रहे होते हो तो इसका मतलब है आपके शूज से एक अर्थ पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसका एक रिएक्शन फोर्स आपको मिलता है, और जो फोर्स आपके शूज से या आपका जो वेट है वो एक तरह से इस पर जो फोर्स लगा रहा है उसका एक रिएक्शन आपको मिल रहा है, जिसके कारण आप अपने पैर को आसानी से उठाकर वॉक कर सकते हैं या तेजी से दौड़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, लेकिन यहाँ सभी जगह न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे ही मैं सेकेंड लॉ को थोड़ा डिस्कस करूँगी। सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया जाता है वो उसके मोमेंटम में चेंज के, मोमेंटम चेंज दैट मीन्स डेल एम में लिख लूँ बाई टी, है ना, यानी कि हम सिंपल सा समझते हैं कि ये मोमेंटम है, जो डिफरेंस आया वो, और ये डेल टी है, ठीक है। तो अब इससे कंसेप्ट क्या है कि जब कोई क्रिकेट वगैरह खेलते हुए आपने प्लेयर को देखा होगा, वो अपने हाथ में जब बॉल को कैच करता है, ठीक है, तो जैसे ही वो बॉल पे फोर्स लगा रहा है, वो वेलोसिटी v से आ रही है, और उसको कैच करते समय फोर्स लगा रहा है, मतलब आप कहीं ना कहीं उसका अपोज कर रहे हो, उसको मोशन से रेस्ट कंडीशन में ला रहे हो। मोशन से रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए अगर आप उसको तुरंत फोर्स लगाकर रोकते हो तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से वो आपके हाथ में तो आ चुकी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अचानक v से क्या कर दिया आपने, 0, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी v थी और फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और इतना बड़ा डिफरेंस क्योंकि बॉल काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी में जो चेंज था वो इतना ज़्यादा हो गया कि इसका जो मोमेंटम था p1 वो, और इसका मोमेंटम p2 डायरेक्ट 0 हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा, ठीक है, उसका डिफरेंस ज़्यादा हो गया, और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम था। तो ये जो अप्लाइड फोर्स था, मतलब ये बॉल जो आपके हाथ में आकर जो हिट करेगी, उससे आपको क्या हो जाएगा, इंजरी हो सकती है। इसकी जगह आपने देखा होगा प्लेयर जब बॉल कैच करते हैं तो कुछ टाइम के लिए अपने हाथ को ऐसे पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, अपने हाथ को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, मतलब बॉल तो उन्होंने कैच कर ली, बॉल उनके हाथ में आ गई, लेकिन फिर भी बॉल जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में थोड़ा हाथ को पीछे तक खींचते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे ही वो अपने हाथ को वहीं रोके रखेंगे तो उन्हें इंजरी हो जाएगी, ठीक। और हाथ को पीछे खींचने से क्या हुआ, उन्होंने जो फोर्स था, जिस वेलोसिटी से आ रही थी, उसको डायरेक्ट 0 ना करते हुए उस वेलोसिटी को धीरे 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 रिड्यूस करा। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो भी क्या आया, बहुत कम आया। तो मोमेंटम में चेंज भी क्या आया, कम आया। और जब मोमेंटम में चेंज कम आया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या लग गई, कम हो गई।
जब मोमेंटम में चेंज ज़्यादा था तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी, और ज़्यादा फोर्स यानी कि बॉल अचानक आके हमारे हाथ में बहुत तेज़ी से प्रेशर देना, बॉल का फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हमने अब देखिए ये टाइम इंटरवल जो था ना मोमेंटम चेंज करने का यानी कि वेलोसिटी चेंज करने का, वो धीरे धीरे कम होता गया। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, वेलोसिटी धीरे धीरे कम हुई, डायरेक्ट ज़ीरो नहीं हुई। तो टाइम क्या हो गया, यहाँ से जहाँ से उसके हाथ में आई से लेकर जहाँ उसने हाथ पीछे खींचे वहाँ तक वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज हुई, ना कि एक साथ जीरो हुई, धीरे धीरे चेंज हुई। तो टाइम इंटरवल बढ़ गया, टाइम बढ़ गया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो गई, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। तो हम इसके हाथ में जो बॉल के द्वारा फोर्स लगाया गया वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, या हम कहते हैं मोमेंटम चेंज धीरे धीरे हुआ या मोमेंटम कम चेंज हुआ तो फोर्स भी क्या फील हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, गिव रीजंस वगैरह ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें ये पूछा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है तो आप इसे करिएगा। ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर जो मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा एक आध एग्जाम्पल अगर और देखें तो रॉकेट वाला होता है। रॉकेट वाले में ये होता है कि रॉकेट जैसे ही ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो रॉकेट बहुत हैवी होता है, तो उसे लिफ्ट करवाने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए। इसीलिए रॉकेट के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है ना, वो बर्न होने के लिए उसके नीचे की तरफ जेट लगा होता है। ठीक है, तो जब फ्यूल बर्न होता है ना, तो वो जब फ्यूल बर्न होगा तो जो गैसेस बर्न होती है वो गैसेस बहुत ही फास्ट उस जेट से निकलती है। उस जेट का जो होल होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है तो गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा प्रेशर से गैस नीचे की तरफ आएगी, बाहर निकलेगी, तो उसी प्रेशर से जितना फोर्स गैस नीचे लगा रही है तो उसका एक अपोजिट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है, जिसके कारण वो आसानी से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर वेलोसिटीज उसकी धीरे धीरे क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो मोमेंटम में चेंज भी यहाँ धीरे धीरे लगता है, इसके कारण इसको ऊपर उठाने के लिए फोर्स की वैल्यू भी कम लगती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कुछ है जो हम आगे पढ़ेंगे। रॉकेट प्रपल्जन कंसेप्ट है, थ्योरी भी है इसमें, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट नहीं मतलब इसी चैप्टर के किसी अगले टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में तो हम लोग अभी न्यूटन के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को और थर्ड लॉ से सेकंड लॉ को डिराइव करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।